हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने वर्ब के क्वेश्चंस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसमें एडिशनली मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा ऐड करे जिससे हमारे जो वर्ब की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो आगे बनी रहे। राइट, तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर अपने इस पार्ट को। तो थोड़ा मैं आपको दोबारा वर्ब के बारे में नॉलेज रिफ्रेश कर देता हूँ। वर्ब हम पढ़ रहे हैं और आपको पता है वर्ब क्या होती है? एक्शन डिनोटिंग या स्टेट डिनोटिंग वर्ब। अब ये किसके एक्शन और स्टेट की बात करते हैं? ये हमारे सब्जेक्ट के एक्शन और सब्जेक्ट के स्टेट की बात करते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट के एक्शन को डिनोट करेगा वो हमारा वर्ब होगा। यहां तक आपने एक समझ में आया कि वर्ब किसके होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। अब समझिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं। एक तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को समझते हैं हम, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो भी एक्शन को ट्रांसफर, जिसके ऊपर एक्शन ट्रांसफर होता है, यानी सब्जेक्ट ने एक्शन किया, सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया और इस एक्शन को किसी ने रिसीव किया या ये एक्शन किसी के ऊपर ट्रांसफर हुआ, वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब जिसके ऊपर ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है और एक होता है हमारा प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का यूज समझ लीजिए। पहले प्रीपोजिशन हमारा रिलेशन बताता है उसके फॉलोइंग वर्ड्स हैं, यानी उसके जो एडजेसेंट वर्ड्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन जो क्रिएट करता है वो प्रीपोजिशन करता है। तो प्रीपोजिशन जो रिलेशन क्रिएट करता है वो किसी नाउन का या नाउन के रूप में जो दूसरे शब्द यूज होते हैं या नाउन के प्लेस पे जो हम अदर वर्ड्स यूज करते हैं उनके बीच का रिलेशन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन बताता है। तो इसीलिए प्रीपोजिशन का भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशन और वर्ब। यहाँ तक आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आया। और एक और मेन पॉइंट है जिसको हमें समझना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन नेवर बी अ ऑब्जेक्ट। ये वाइसा वर्सा नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो किसी ना किसी वर्ब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट है तो वो किसी प्रीपोजिशन और वर्ब का सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वो इंडिविजुअली अपनी एग्जिस्टेंस दे रहा होगा और उसी के बारे में सेंटेंस है। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस बताया जाए या जिसके बारे में डिस्कशन हो वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो आपने देखा होगा डिबेट या किसी आर्टिकल या किसी कंपटीशन के अंदर सब्जेक्ट क्या है, यानी किसके ऊपर चर्चा की जाए, तो जिसके ऊपर चर्चा की जाती है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। राइट, ये आपको याद रखेंगे। अब वर्ब को सीखने से पहले मैं आपको 2 चीजें और बता देता हूँ। एक तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद रख लीजिए। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। राइट, पैसिव फॉर्म में हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। राइट, पास्ट या फिर मैं आपको ये कहूँ पास्ट ना कह के परफेक्ट टेंसेस में हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, ये याद रखिएगा। सिंपल पास्ट में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की सिंपल फॉर्म होती है। और एक और चीज, यहां से आपने फॉर्म और टेंस समझ लीजिए, यानी वर्ब को करने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज टेंस के बारे में भी होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या यूज होता है यहाँ पर, वो समझिए। SVA जिसे हम बोलते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चलेगी। यानी सब्जेक्ट डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि वर्ब कैसी होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ये आपको याद रखना है। टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब होती है, वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं होगा। अगर पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब पास्ट टेंस में यूज होंगी। अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब जो या वर्ब है वो हमारी किस में होंगी, फ्यूचर में होंगी। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो वर्ब प्रेजेंट में होंगी। ये चीजें आपको याद रखनी है। और उसके बाद एक और मेन क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने आपको ज्यादा हाईलाइट करा, होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं? सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं। राइट, होमोफोन्स क्या होते हैं? सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं पर दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग होता है। जैसे ले और लाए, तो ये आप समझ लीजिए लेस और लाइज का मतलब क्या होता है। तो ये सेम साउंडिंग वर्ड्स होते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट करते हैं और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो मेन जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई है इनको आपको याद रखना है। अगर आपको ये याद है और आपने इन पे काम किया है तो वर्ब के क्वेश्चंस करना आपको कोई बड़ा टास्क नहीं है। बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चंस बना लेंगे। तो इस पार्ट में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चंस पे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द कॉम्पिटिटिव एज फॉर सर्वाइवल लेज इन द इफेक्टिव यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो कॉम्पिटिटिव एज है सर्वाइवल का, तो वो
मतलब कॉम्पिटिटिव एज किसका है? सर्वाइवल का। तो मैंने आपको बताया ना, ये जो आपका जो 4 वर्ड आया, ये हमारा क्या है? ये प्रीपोजिशन है, और ये सर्वाइवल और कॉम्पिटिटिव एज के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एज किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्वाइवल पे। लेज नहीं होगा, लाइज इन द इफेक्टिव यूज ऑफ, किस में है ये? किस पे निर्भरता है इसकी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इफेक्टिव यूज पे। तो सी पार्ट में एरर है, उसको हमने ठीक किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, his continually defending his stand on the issue has risen doubts in the mind of the jury. एक होता है रेज और एक होता है राइज। अगर किसी बात को उठाया जाए, किसी मुद्दे को उठाया जाए, राइट, डाउट उठाया जाए, तो रीजन नहीं होगा, रेज्ड, RAISED, रेज्ड डाउट्स इन द माइंड ऑफ ज्यूरी। तो ये जो डाउट्स हैं किसके माइंड में, किसके दिमाग में, ये जो डाउट पैदा किए गए ज्यूरी के दिमाग में, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अपने जो स्टैंड है उसको डिफेंड कर रहा है। तो रेज्ड, ये पैदा किए गए, राइट, डाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड। फोरकास्टेड का मतलब होता है, देखिए, ब्रॉडकास्ट को समझ लीजिए, प्रसारण। ब्रॉडकास्ट को हम बोलते हैं प्रसारण, और फोरकास्टेड को मतलब होता है जो आगे की सूचना दी जाती है, राइट। जैसे आपको मौसम का फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्टिंग होता है, समझिए। अब एक वर्ड मैंने आपको बताया ब्रॉडकास्ट, और एक होती है फोरकास्ट। आप इसको समझ लीजिए, फोरकास्ट। फोर का मतलब हो गया आगे की बात, आगे की बात को करना। तो फोरकास्ट की वर्ब है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3। ये तीनों फॉर्म में फोरकास्ट ही रहती है, फोरकास्टेड कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इट कैन नॉट बी फोरकास्टेड हाउ सोसाइटी विल इमर्ज अ न्यू जनरेशन हैंस। तो यहाँ फोरकास्टेड नहीं होगा, फोरकास्ट होगा। इट कैन नॉट बी फोरकास्ट, राइट, भविष्यवाणी जिसे हम कहते हैं, इसको आप सही कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कॉफी सीड्स। तो किसकी बात हो रही है? कॉफी सीड्स आर ड्राइड एंड रोस्टेड। देखिए, एंड के साथ दोनों फॉर्म यूज हुई है। यहाँ पर ड्राई अगर यहाँ पर रोस्ट कर दिया जाता है तो गलत होता, यहाँ पर यहाँ मैं ड्राई करके रोस्टेड कर देता तो गलत हो जाता। दोनों सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, ड्राइड एंड रोस्टेड बिफोर दे आर ग्राउंड इनटू पाउडर। तो वो दे किसके लिए हुआ है? कॉफी सीड्स के लिए हुआ है। तो पाउडर बनने से पहले, उनको पाउडर में बनाने से पहले उनको ड्राई और रोस्ट किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, राइट, इसमें कोई एरर नहीं है, इसको हम ठीक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशंस। अभी हमने इस पे जस्ट अभी डिस्कस किया है, और ये जो ब्रॉडकास्टेड का है ना, ये दूसरा या तीसरी बार हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में पूछा गया है। यानी एग्जामिनर को रिपीटेशन की आदत है, वो क्वेश्चन रिपीट करवाता है आपसे, आप इस बात को समझिए। तो आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करिए। जो टॉपिक बार बार आपसे पूछा जा रहा है, एग्जाम क्वेश्चन की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब है कि एग्जामिनर उस पर आपको फंसाना चाहता है। तो यानी फॉर्म ऑफ वर्ब्स पे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, होमोफोन्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इन चीजों को आप समझिए। तो एमिनेंट स्पीकर्स स्पीच इस पर ब्रॉडकास्ट की गई थी ऑल ओवर द मेजर रेडियो स्टेशन। तो ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ब्रॉडकास्ट की गई है, ब्रॉडकास्ट, राइट। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, राइट। बी पार्ट में एरर है, वो हमने ठीक कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट डेड बाय 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लैड मैन व्हाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक इन अ पार्क। देखिए, अ प्रॉपर्टी डीलर वाज, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में किसी के द्वारा शूट किए गए। इसके द्वारा शूट किए गए, ये पैसिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म नहीं है, क्योंकि अ प्रॉपर्टी डीलर वाज शूट। अब देखिए, वॉज शूटेड, शूट डेड, तो शूट की जगह हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म करेंगे तो शूट डेड, SHOT आएगा, नॉट शूट, SHOT। शूट डेड बाय 4 अनआइडेंटिफाइड जैकेट क्लेड मैन व्हाइल टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक इन द पार्क, राइट। तो यहाँ पर बी पार्ट में रहा है, इसको ठीक करेंगे। कैन आई लैंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। अब यहाँ पर जो ये पेंसिल है ना, ये इसको मांग रहा है किसी से, तो लैंड नहीं होगा, इस पे करेक्ट वर्ड यूज करेंगे बोरो। कैन आई बोरो योर पेंसिल, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए पेंसिल ले सकता हूँ, फॉर अ मिनट प्लीज, राइट, रिक्वेस्ट है ये, तो बोरो होगा यहाँ पर, राइट। नाउ अ स्नेक लिव्ड इन द होल ऑफ अ जायंट ट्री। तो एक स्नेक की बात हो रही है, वो कहाँ रहता है? वो एक जायंट ट्री के होल में रहता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, अ स्नेक ठीक है। लिव्ड नहीं होता, अगर आपने ये पढ़ा हो तो LIVED, लिव्ड होगा, राइट। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई आपको इतना ब्रेन यूज नहीं करना है। लिव्ड क्या होता है? लिव्ड होता है, राइट। पीपल टेक अनड्यू एडवांटेज
ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। किसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं? हिज सिंप्लिसिटी एंड चीट हिम, और उसको क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो चीट नहीं होता है, चिट नहीं होता है, CHEAT, चीट हिम, राइट, धोखा दे रहे हैं उसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ही थॉट ऑफ अ क्रूअल प्लान, तो उसने एक क्रूअल मतलब खतरनाक प्लान सोचा, टू टेस्ट हिज स्किल इन आर्चरी, राइट, तो अपनी आर्चरी की स्किल्स को टेस्ट करने का। तो टेस्ट नहीं होगा, टू टेस्ट, राइट, टेस्ट ही तो करना चाहता है वो अपनी स्किल्स की। आर्चरी का मतलब होता है धनुष, मतलब धनुष बाण आप खेलते हैं ना, तो उसी को हम आर्चरी बोलते हैं, राइट। The manager called the clerk, question number 11. The manager called the clerk and said whether he was in the habit of sleeping at home as well. तो manager called the clerk and देखिए मैनेजर ने क्लर्क को बोला, और बुला के क्या वो मैनेजर, he was in the habit of sleeping at home as well, तो वो पूछ रहा है कि क्या आप घर पे अच्छे से सो पा रहे हो। तो said नहीं होगा, पूछ रहा है मैनेजर क्लर्क से। एंड आस्क्ड, उसने क्या करा, पूछा, राइट, आस्क्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डू यू फील दैट यस्टरडे मीना डिड नॉट संग, डिड के साथ संग नहीं आता है, डिड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, पहले आता, तो डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली इन द क्लासरूम, डिड नॉट सिंग, राइट, बी पार्ट में। आफ्टर ज्वाइनिंग द हांगकांग बेस्ड बैंक इन 1990 ही वॉज हैड वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो उसने हांगकांग का जो बैंक है 1990 में ज्वाइन करा, और उसको क्या करा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को हेड किया। हेड किया का मतलब है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऊपर उसने कंट्रोल किया, कमांड किया, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ही हैज हेड नहीं होगा, ही हैज हेडेड, उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट को हेडेड किया। ही हैज हेडेड वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट। Now question number 14. Aggression in some teenage boys may be linkage to overly large glands in their brains, a new study has found. तो जो एग्रेशन होता है ना जो टीनेज बॉयज में है, तो उसका इन्होंने लिंकेज बताया किसके, जो ब्रेन के अंदर लार्ज ग्लैंड्स होते हैं उनको लेकर। तो लिंकेज जो होता है ना ये हमारा नाउन होता है, तो यहाँ पर लिंकेज नहीं होगा, मे बी लिंक्ड होगा। तो लिंक्ड यानी उससे जोड़ सकते हो आप, लिंकेज नाउन होता है, और लिंक्ड क्या होता है, ये हमारा वर्ब होता है, ये इसको याद रखना, नाउन होता है। अब पूछते हैं कि इसके बीच में कड़ी क्या है, व्हाट इज द लिंकेज बिटवीन टू थिंग्स, या व्हाट इज द लिंक बिटवीन द टू थिंग्स। लिंक्ड अगर आप क्या है वो वर्ब हो गया, राइट, तो ये बी पार्ट में एरर थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ किसकी बात हो रही है, ए मेजोरिटी हमारा सब्जेक्ट है, और ये मेजोरिटी किसकी है, स्टूडेंट्स की। तो मेजोरिटी किस में भरोसा रखती है, अनोनिमसली बात कर रहे हैं हम, यूनिवर्सली बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बात कर रहे हैं कि कॉमन, सब लोग कॉमन को लेके, इंडिविजुअल को लेके बात कर रहे हैं, दैट द एग्जामिनेशन आर अननेसेसरी। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि एग्जामिनेशन आर अननेसेसरी है, या have been not necessary, have necessary, examinations have necessary, are being necessary, were being unnecessary। तो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन कैसे है, नेसेसरी, अननेसेसरी है, राइट। तो एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा है, ये स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, he had since he had never been in such a situation, right, तो बोला गया कि वो कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ा था। Before his apprehension is understandable, had always been, was, does not work, had been, और यहाँ पर देखिए he had never been in such a situation, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ पर सही यूज दिया गया। Now question number 17, dispute are mainly maintained by those who are nothing else to do। तो disputes मतलब लड़ाइयाँ किनके द्वारा की जाती है, जिनके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, who are nothing else to do। अब देखिए who are nothing else to do होगा, या जिनके पास कुछ नहीं होता है करने के लिए, who have nothing else to do। तो यहाँ पर are वाले टर्म्स को हटा दीजिए, who do not have, अब नथिंग आ गया और नथिंग आ गया, डू नॉट हैव नथिंग, तो दो नेगेटिव आपस में किसी सेंटेंस के अंदर रहते नहीं है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। हैड नथिंग नहीं होगा, हु हैव नथिंग टू डू,
राइट, ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आई हैव एवर हैड, तो मैंने मतलब आई हैव एवर हैड एनी सीरियस इंजरी और अलाइनमेंट इन माई लाइफ, तो वो बोल रहा है कि कभी मेरे को कोई सीरियस इंजरी और अलाइनमेंट नहीं हुई। आई हैव नेवर हैड, सॉरी नॉट एवर, नेवर है यहाँ पर, आई हैव नेवर हैड एनी सीरियस, तो मुझे नहीं हुई, राइट। तो डिड नेवर हैव नेवर हैव बीन, वॉज नेवर हैव, कोई इसमें कोई सेंस नहीं बनता, ये सारे गलत है। ई इज द राइट आंसर, कोई हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 को आप समझेंगे। द एक्सप्लोरर हैड बीन टू डेथ ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। यहाँ पर इस बात को समझिए, जो सब्जेक्ट है ना ये मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्सप्लोरर्स की बात कर रहे हैं, और ये मर चुके क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के द्वारा। तो इनको मारने वाला ये खुद नहीं मरे, इनको मारा गया है। वो किसके द्वारा मरे अब समझ में आएगा, यहां से समझिए। हैड बीन टू दैट, तो हैड बीन बिकम डाइड टू डेथ, या फिर इसमें होगा हैड बीन फ्रोजन टू दैट, हैड फ्रोजन एंड डाइड, बिल्कुल नहीं होगा। हैड बीन फ्रोजन डेथ नहीं होगा, हैड बीन फ्रोजन जम चुके हैं और मर चुके, टू डेथ, राइट। हैड बीन फ्रोजन टू डेथ, तो ये किसी का है, यानी ये हो जाएगा हमारा फ्रोजन टू डेथ हो जाएगा, राइट। तो हैड बीन फ्रोजन टू डेथ ड्यू टू एक्सट्रीमली लो, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, when the child is being bored and not occupied is also mischievous। और देखिए जब not occupied is also mischievous। अब यहाँ पर समझिए when the child is being bored, बोर्ड होना जो होता है ना ये हमारा एडजेक्टिव होता है, राइट, एडजेक्टिव होता है। और ये किसके साथ आया? बीइंग वर्ब के साथ आया है। अब एक वर्ब के साथ एडजेक्टिव नहीं होता, या तो when a child is bored and not occupied हो सकता है, being bored नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए when a child is has boredom नहीं होगा, was bored and not occupied, क्या यहाँ पर इस बारे में बात हो रही है? या when a child is bored and not occupied, राइट, ये that नहीं होगा, ही सही होगा, राइट। अब यहाँ पर that क्यों नहीं होगा, अब इस बात को समझिए। when एक कंजंक्शन आ चुका है, तो दो कंजंक्शन हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए that को हम लीव करेंगे। इसमें सिर्फ that है, इस वजह से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक कंजंक्शन आ गया है, क्योंकि एक क्लॉज होगी हमारी, द चाइल्ड इज बीइंग बोर्ड एंड नॉट ऑक्यूपाइड, ही इज ऑल्सो मिस्चीवियस, और ये कब होता है? when, राइट। तो ऑलरेडी एक कंजंक्शन आ चुका है, दैट इसलिए हम नहीं लेंगे, तो बीइंग यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि बोर्ड हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। इस बात को हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बिफोर आई मीट हिम पर्सनली, राइट, आई एडमिट दैट आई हैव अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। देखिए ये क्या है? पास्ट की बात हो रहा है। तो जब वो उससे पर्सनली मिली थी तो वो एडमिट करती है उससे पहले। अगर देखिए मान लीजिए ऐसा होता है हमारे साथ, तो हम क्या करते हैं, कभी किसी व्यक्ति के बारे में ना एक गलत ओपिनियन बना के रख लेते हैं, और जब हम उससे मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो बहुत अलग है, जैसा हम सोच रहे थे ये वैसा नहीं है, बिल्कुल वही बात है। तो बोलते हैं ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, तो किसी भी बुक को अपने उसके कवर से देखना नहीं चाहिए, यानी उसकी अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो यही कुछ यहाँ पर बात कही गई है कि जब वो उससे मिली, उसके बाद वो एडमिट करिए कि उससे मिलने से पहले, उसके बाद उससे मिलने से पहले उसके बारे में बड़ा उसका पुअर ओपिनियन था, तो पास्ट है। यहाँ पर देखिए आई मीट हिम पर्सनली का मतलब है वह उससे मिली थी पर्सनली, और उससे पहले, मिलने से भी पहले, यानी पास्ट में पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस की बात होगी, पास्ट परफेक्ट की बात होगी। अगर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या कहता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लेकिन यहाँ पर हैड तो आ गया, हैव आ गया, ये गलत हो गया। तो हैड आता है, आई हैड पुअर ओपिनियन। कि बहुत को कंफ्यूजन होती है कि हैड दो बार कैसे आ गया। ये इसलिए आ गया कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है ना, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम, राइट। तो हैड आएगा, डी आंसर इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर, राइट, डी इज द राइट आंसर। 21 हो गया हमारा। नाउ 22, इफ आई वुड हैव बीन इन योर प्लेस, अगर मैं आपके स्थान पर होता, अभी नहीं है वो, एक कंडीशनल सेंटेंस है। आई वुड हैव एक्सेप्टेड, आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड दिस सजेशन, हिज सजेशन। अगर मैं आपके स्थान पे होता तो मैं उसका सजेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ऑप्शन है हमारे पास हैड बीन, हैड हैव, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर वुड हैव बीन होगा। इफ आई हैड बीन, तो देखिए इफ आई हैड बीन इन योर प्लेस होता, वुड हैव बीन नहीं होता। इफ आई हैड बीन,
जब आप आई हैड बीन लिखते हैं ना एक पहली क्लॉज में, मतलब इफ कंडीशनल में आई हैड बीन, तो उसके साथ आता है आई वुड हैव, राइट। आई वुड नॉट हैव, वुड हैव, तो ये नॉट उसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर आई हैड बीन होगा, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, our firm determination had due impact, right, on them and they will change their decision। देखिए our firm determination, right, अगर हमारा है our firm determination had due impact, impact क्या होता है, नाउन होता है। तो आपने पूछा होगा what is the impact of मान लीजिए बिग बैंग और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। तो जब आप इम्पैक्ट करके बात करते हैं ना, व्हाट इज द इम्पैक्ट, दा के साथ आपने इम्पैक्ट यूज करा यानी नाउन है। तो जब नाउन आएगा तो उस कंडीशन में हम हैड नहीं यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। हैव क्यों यूज करेंगे, अब आप इसको समझिए। अवर फर्म डिटर्मिनेशन हैव ड्यू इम्पैक्ट ऑन देम एंड दे विल चेंज देयर डिसीजन। तो ये राइट, तो यहाँ पर हैव या फिर हैज यूज कर सकते हैं, राइट, हैव या हैज, हैव या हैज, राइट। अब यहां पर हैज क्यों आएगा हमारा, क्योंकि अवर फर्म डिटर्मिनेशन ये सिंगुलर है, तो याद रखेंगे यहां पर हैज या हैव यूज कर सकते हैं हम। तो हैव हैज के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, नाउन यूज कर लेते हैं, और इम्पैक्ट हमारा क्या है, नाउन है, तो वो हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर हैज होगा, इज नहीं होगा, ये नहीं होगा, हैव इसलिए नहीं, हैव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्या है यहाँ पर डिटर्मिनेशन, अवर फॉर्म डिटर्मिनेशन हो जाता तो हम हैव यूज कर लेते, लेकिन ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज हो जाएगा, right? B is the right answer. Now question number 24. One of my drawbacks is that I do not have to tolerance ambiguity. आपको खुद ही एरर लग रहा है, I do not have, right? I do not have या do not have tolerance to ambiguity। तो अब यहाँ पर टू क्यों हटा दिया मैंने, टू समझिए, टॉलरेंस यहाँ पर नाउन की तरह हुआ है, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास टॉलरेंस नहीं है, नहीं, उसको अपने ऊपर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है ऑफ एम्बिगिटी, तो ये नाउन की तरह है, इसलिए हैव आ जाएगा। आई डू नॉट हैव टॉलरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, दो पीपल शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट, तो पीपल का राइट है प्रोटेस्ट करना, शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट, इट शुड नॉट बी बाय अपसेटिंग द लिवलीहुड ऑफ अदर। तो प्रोटेस्ट आप कर तो रहे हो, आपका राइट है, लेकिन वो दूसरों की जो लिवलीहुड है, यानी दूसरों को परेशानी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन 25 में देखो तो जो शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट, इसमें देखना है, शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट होगा, शुड बी राइटियस टू प्रोटेस्टिंग गलत होगा, वुड बी राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होगा, शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट, उनके पास राइट है प्रोटेस्ट करने का, शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट, राइट, क्या है उनके पास, शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट नहीं होगा, शुड हैव, लोगों के पास क्या है, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट, बी इज द पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ओवर 50% ऑफ पीपल इन द कंट्री, राइट, किसकी बात हो रही है, 50% ऑफ पीपल इन द कंट्री डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस। तो 50% जो लोग हैं उनके पास कोई भी बैंकिंग सर्विस करने का कोई एक्सेस नहीं है, राइट। तो नॉट हैव एनी एक्सेस, नॉट हैव एनी एक्सेस होगा या फिर डू नॉट हैव एनी एक्सेस होगा। तो यहाँ पर जब भी हम हैव के लिए नॉट लगाते हैं ना, तो डू या डज के साथ लगाते हैं, डू और डज, नॉट हैव, ये याद रखेंगे, डू और डज के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डू नॉट हैव एनी एक्सेस होगा या फिर डज नॉट हैव होगा, तो डू नॉट हैव। डू क्यों होगा, क्योंकि ओवर 50% ऑफ पीपल, और 50% प्लूरल है और किनका, लोगों का, तो इसीलिए डज, अगर सिंगुलर होता तो हम यहाँ पर डज नॉट हैव लगाते, प्लूरल है इसलिए हम डू नॉट हैव लगाएंगे, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, दे सेड दैट ही इज प्राउड, दे सेड दैट, पास्ट की बात हो रही है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है तो इज तो नहीं आएगा, पहले आप यही गड़बड़ कर लीजिए। ही इज प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उसको उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के ऊपर क्या है, प्राउड है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है तो इसका क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ही वॉज प्राउड ऑफ, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, इफ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज फॉर दिस पर्स इट रियली चीप, अगर आप इस पर्स के लिए 20 रुपए दोगे तो ये बहुत ज्यादा सस्ता है, तो इट रियली चिप नहीं होता है, देखिए इट हैज रियली चिप नहीं होगा, इट ये हो जाएगा हमारा इट इज रियली चीप, तो इट इज रियली चीप, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a lot time we hear from actors that they regret the kind of roles, तो बहुत
बार हमने ये सुनने को मिलता है कि जो एक्टर्स होते हैं उनको रिग्रेट होता है उनको किस तरीके के रोल्स दिए जाते हैं। दे हैव बीन डूइंग ऑल दिस वाइल, उन्हें वो करना होता है, बट दिस एक्टर सेज, लेकिन इस एक्टर ने क्या बोला, ही हैज नेवर एनी रिग्रेट, तो उसको कोई रिग्रेट नहीं है, तो हैज होगा या ही नेवर हैज एनी रिग्रेट, ही हैज नो रिग्रेट, राइट, ही नेवर हैड रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या आंसर होगा आपको बताइए। तो उसने ऐसा क्या बोला, बट दिस एक्टर सीज, उस एक्टर ने क्या बोला, उसको कोई भी रिग्रेट नहीं था, ही हैज नेवर हैड एनी रिग्रेट, उससे कोई रिग्रेट नहीं था, बी इज द राइट आंसर। सीता हैज वेल अवेयरनेस, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता हैज वेल अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट, सीता किस बात से अवेयर है, फैक्ट के, दैट हर एक्शन वुड हैव टेरिबल रिपरकशन, रिपरकशन का मतलब क्या होता है कि दोबारा कोई लौट के उसके एक्शंस का रिजल्ट मिलना, रिपरकशंस का मतलब यही होता है, जैसा करना वैसा भरना, तो जो भरने वाली बात होती है वो यही हम सी वर्ड से यूज करते हैं रिपरकशन से। नाउ हैज वेल अवेयरनेस ऑफ, देखिए वुड हैव, तो सीता क्या थी, सीता वॉज वेल अवेयर ऑफ, सीता बहुत वेल अवेयर थी कि उसको जैसे वो एक्शन करेगी उससे उसको वैसा रिपरकशंस मिलेगा, तो ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर वर्ब के हमने क्वेश्चंस करे, हमने देखा होमोफोन्स को लेके क्वेश्चंस आए हैं, और लाई लाइज वाला क्वेश्चन आया है, राइट, तो होमोफोन्स को क्वेश्चंस आए हैं, हमने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेके आया है, डायरेक्ट और पैसिव वॉइस, तो यहाँ स्पीच में बोल देते, ये इसको मैं कह देता हूँ नरेशन और वॉइस से क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें आमतौर पे यहाँ देखने को मिले हैं, राइट, तो ये हमारा 10 से क्वेश्चंस आया है। तो ये जो आपको प्रैक्टिस है इसकी रेगुलर करनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वर्ब पे कमांड कर लेंगे, और जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनकी भी आप साथ में प्रैक्टिस करिए, राइट। तो यहाँ पर हमारे इस लेक्चर को एंड करते हैं, बाकी की जो आपके जो हमारा इसमें हमने पढ़ा है वर्ब में उसके थ्योरी पार्ट को देखिए, फिर आप टेंस को भी पढ़िए, वॉइस को भी पढ़िए, इनडायरेक्ट स्पीचेस को पढ़िए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हो गया, वॉइस हो गया, ये सब हमारे टेंस का और वर्ब का एप्लीकेशन है, तो आप इनको पढ़िए तो आपको कंप्लीटली वर्ब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें इससे इंटरलिंक्ड होती हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।